Usually legacy compound बिजनेस एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स? कुछ नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस। ओके, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एथिक्स। सीएसआर का फुल फॉर्म कस्टमर सर्विस रिलेशनशिप। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बहुत कुछ है इसमें सीखने लायक। तो ये हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का इकोनॉमिक्स पेपर कंप्लीट हो गया, माइंड इट। आप लोगों का जो एक इकोनॉमिक्स पेपर है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग, ये जो सब कुछ था ना, ये कंप्लीट हो गया है। आज दूसरा है, अब ये दूसरा है बिजनेस रिलेटेड। ओके, आज हम लोग ये पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स एंड कस्टमर सर्विस रिलेशनशिप, CSR। चलिए मैम। ना, व्हाट इज बिजनेस एथिक्स? बिजनेस एथिक्स है क्या, समझने वाली चीज है। बिजनेस एथिक्स रेफर टू मोरल प्रिंसिपल, values, and standard of conduct that guide the behavior of individuals and organizations in the business world. Business world में किस तरह का प्रिंसिपल्स रखना चाहिए, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, ये हमें बिजनेस एथिक्स से मालूम चलता है। दैट इज वाई इट इज स्पेशली रेफर टू द मोरल प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मोरल होना चाहिए, वैल्यूज होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। ओके, guide the behavior of individuals and organizations in the business world. This is called business ethics. Now, it helps businesses decide what is right or wrong, fair, unfair, honest or dishonest in the operations. As we go with the operations, as we deal with the business, as we deal with the customer, a businessman decide what is fair, what is wrong, what is unfair, what is honesty, what is dishonesty. ठीक है, ये business ethics इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हमें ये पता चले कि बिजनेस करने के दौरान हम क्या क्या गलती करते हैं, क्या उस गलती को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अनफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो हमारा प्रिंसिपल्स है, एथिक्स है, ये हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स से, सॉरी हाँ, बिजनेस एथिक्स से पता चलता है। ठीक है ना। कोई फॉर एग्जांपल ये चीज देखिएगा, फर्ज करो गांव में, गांव देहात अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में ये सबसे ज्यादा होता है। देयर इज ओनली 1 or 2 shops are there, okay, not more than 1 or 2 shops are there. Many customers are there, okay, who are not aware of the price of the good, who are not aware of the qualities of the good, who don't know the manufacturing date, expiring date of any product. ठीक है ना। फॉर दोज टाइप ऑफ कस्टमर्स, दे आर ऑलवेज having a problem. Nobody is there to guide them. So whatever the shop owner whatever the shop owner give them, they quietly, without any question mark, they straight away taking that particular good and use it. Okay, without knowing that whether the good the goods or the product has expired or not, whether the manufacturing date has expired or not. Okay, they are using the expiry medicines also. So especially we can see this type of things are much happening in the rural areas, not in urban areas. Okay, because they are not aware of those things. Okay, so now it is this through this business ethics. अब आप business ethics के माध्यम से किसी कस्टमर को ये सब जो बहुत सेंसिटिव चीजें हैं, ये सब जो आप गलत कर रहे हैं, कोई भी गलत करता है बिजनेस जो दुकानदार, ये चीज उसे कम से कम रोका जा सकता है। अब जानते हो जो गांव देहात में आप देखे होंगे, रूरल एरियाज में बहुत सारे घूम घूम के मेडिसिन सेल होता है, बिक्री होता है। आप देखिएगा ये होता है, थोड़ा सा डीप इंटीरियर में चले जाइए, वहां कुछ ऐसा मेडिसिन प्रैक्टिस, हथौड़ी छाप डॉक्टर बोला जाता है उनको, हथौड़ी छाप, मतलब कोई डॉक्टर्स की डिग्री नहीं है,
वैसे ही अंदाजे मेडिसिन दे देते हैं, वो भी मेडिसिन आपका एक्सपायरी डेट वाला मेडिसिन से वो दे देते हैं। गांव वाले देहात वाले विश्वास कर लेते हैं, उनको खाते हैं। कभी कभी उनका तबीयत ठीक भी हो जाता है, कभी कभी गलत रिएक्शंस हो जाता है, बड़े हॉस्पिटल की तरफ दौड़ना पड़ता है। ठीक है, these are the things, simple things you need to aware of this. And not only this only been happening in rural areas, that's also happened in urban areas also. The urban people are being exploited. क्या आवाज हो रहा है यार? The urban areas, means the people are residing in urban areas are being exploited by big scam. वहां बड़े बड़े स्कैम से एक्सप्लॉइट किया था अर्बन एरियाज को। ये छोटे मोटे से नहीं होता, बिग स्कैम, चिट फंड, ओके, ये सब तरह तरह की चीजें एक्सप्लॉइट करके अर्बन एरियाज में ये सब चीजें, धोखाधड़ी, ये सब किया जाता है। तो कुछ हद तक रुका जा सकता है इसको बिजनेस एथिक्स को समझा के कि हम कितने बड़े गलती कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में इसका कितना भुगतान आपको करना पड़ेगा। Through this, we can make them understand the moral principles of business ethics. Okay. Now, what are the key points? इसका main key points क्या है? It guide how a company should behave with the customer, employees, suppliers, government and the society. इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है कि हमें समझाए, कस्टमर को समझाए, सॉरी नॉट कस्टमर, कंपनी को समझाए कि किस तरह से पेश आना चाहिए कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, सोसाइटी के साथ, गवर्नमेंट के साथ कैसे पेश आना चाहिए। ओके, उसके बाद इट प्रिवेंट अनएथिकल प्रैक्टिसेस लाइक चीटिंग, करप्शन, फॉल्स एडवर्टाइजिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये हमें ये भी सिखाते हैं कि हम चीटिंग ना करें, करप्शन ना करें, फॉल्स एडवर्टाइजिंग ना करें, या फिर डिस्क्रिमिनेशंस, जो है डिस्क्रिमिनेशंस मतलब भेदभाव, ये सब नहीं करना चाहिए। ये बिजनेस एथिक्स सिखाते हैं। जैसे फेयर एंड लवली क्रीम, उनको सरकार की तरफ से फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है, उनको पेनल्टीज लगा था। बाबा रामदेव, पतंजलि का ब्रांड एम्बेसडर या पतंजलि का सबसे बड़ा सीईओ, मेन बॉस जो है, उन्होंने भी बहुत सारा इस तरह की दवाइयां का फॉल्स एडवर्टाइजमेंट किया है, जहां उनको किसी तमिलनाडु के किसी या कर्नाटक के किसी स्टेट के कोर्ट में उनको पेशी किया गया, उनको फाइन लगाया गया, बहुत प्रोडक्ट्स उनको बैन कर दिया गया है। अभी देखते हो कहीं पर भी पतंजलि का कोई एडवर्टाइजमेंट, चाहे टीवी हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, मैगजीन्स हो, या फिर आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा। लेकिन पहले, इससे पहले हर जगह तो पतंजलि का एडवर्टाइजमेंट मिलता था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन था जिसको फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कस्टमर्स तक पहुंचाया जा रहा था, जिनका फायदा कुछ भी नहीं, 0% फायदा है, कुछ फायदा नहीं है उसका उसमें। ठीक है, इस तरह से फॉल्स प्रोपेगेंडा फैला के वो एडवर्टाइजमेंट करना, ये हमें स्टॉप करवाता है। ठीक है, और एक पॉजिटिव इमेज क्या कर एक क्रिएट करता है, दिट हेल्प टू बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज एंड ट्रस्ट। और इसकी वजह से क्या होता है, एक पॉजिटिव इमेज पनपता है, एक ट्रस्ट पनपता है, और आपका एक इमेज जो है सोसाइटी में एक अच्छा इमेज बनता है। सो दीज आर called the business ethics. These are the key points of business ethics, and these are some important features of business ethics. समझ में आया? कुछ डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अच्छा, बिजनेस एथिक, नीड्स फॉर बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का नीड क्या है? बिजनेस एथिक्स इज नेसेसरी बिकॉज इट गाइड्स ऑर्गेनाइजेशंस to operate fairly, honesty, and responsibly. It ensure long-term success and help businesses maintain trust with the stakeholders. ठीक है, तो सेम चीज यहीं पर भी है। ये गाइड करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को गाइड करता है ताकि वो अपना जो ऑपरेशंस है, बिजनेस ऑपरेशंस है, वो फेयरली बिजनेस ऑपरेट करे, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाए। इट इंश्योर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और सक्सेस
which help the businesses maintain trust with their stakeholder. और यही नहीं, ये जो बिजनेस होल्डर है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनको भी गाइड करता है कि आप कैसे किसी कस्टमर के साथ, किसी आपके सेल्समैन के साथ, या फिर एम्प्लॉइज के साथ आप, और या फिर आपका जो पार्टनरशिप है, या फिर आपका जो स्टेक होल्डर्स है, आप उनके साथ किस तरह से बिहेव करते हो। ठीक है, ये हमें बिजनेस एथिक्स से सिखाया जाता है। Build trust, customer trust. Okay, now ethical business practices create confidence among customers, helping the company build a loyal customer based और customer base तैयार किया जाता है। कैसे? ट्रस्ट के माध्यम से। एक बार जब अगर ट्रस्ट पनप जाता है, ट्रस्ट, आप ये मत सोचिए कि ट्रस्ट एक दिन में बन जाता है। विश्वास जो है एक दिन का चीज नहीं है। हाँ, विश्वास तोड़ना एक पलक, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप किसी के विश्वास को तोड़ सकते हो, लेकिन उसी विश्वास को अगर आपको फिर से दोबारा जीतना है तो बहुत सालों तक उसमें मेहनत लगता है। सो इसी बिजनेस ट्रस्ट को कायम रखने के लिए, लॉयल्टीज को कायम रखने के लिए हमें बिजनेस एथिक्स का रिक्वायरमेंट्स है। We need to learn the business ethics. We need to follow the principles of business ethics. Then only through which we can practice and can have the confidence to deal with the customer and to gain the reputation and trust from the customer. ठीक है? Enhance reputation. जैसे मैंने पहला पॉइंट बोला था, वो सेकंड पॉइंट में आपका रेपुटेशन में वृद्धि होगा। एनहांस का मतलब एलिवेशंस, आगे बढ़ेगा, और भी ज्यादा आपका मतलब रेपुटेशंस हाई होगा। A company known for honesty and fairness develops a strong public image which improves its goodwill. ठीक है, तो क्या है कि enhance reputation, company known for honesty and fairness develop a strong public image which improves its goodwill. तो कंपनी का रेपुटेशन, जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ता है कस्टमर्स के बीचों में, कंपनीज का रेपुटेशन उतना हाई होता है, कंपनीज का लेगेसी, कंपनी का नेम वो भी और अच्छा होता है, फेयरनेस बढ़ता है, गुडविल, ट्रस्ट, ये सारा कुछ जो है बढ़ने से कंपनी का रेपुटेशन और आगे बढ़ जाता है। देन एंश्योर लीगल कंप्लायंस। Okay, this one is very much important. Ensure legal compliance. Now, this business ethics help companies follow laws and avoid penalties, legal issues and corruptions. ये क्या है? ये कंपनीज को फॉलो करवाता है क्या, कि कैसे लॉस के अनुसार चले, ऐसा कोई काम ना करे कि गवर्नमेंट को या लॉ को हम पर पेनल्टीज लगे, ऐसा कोई हम काम ना करें जिसमें कोई पेनल्टीज लगे, लीगल इश्यूज ना क्रिएट हो, करप्शंस क्रिएट ना हो। ठीक है, ये भी हमें बिजनेस एथिक्स के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाई द बिजनेस एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज जनरेशन, इन टूडेज बिजनेस वर्ल्ड, बिकॉज it helps the trust, it helps enhance the reputation, and it also ensure legal compliance. Next slide. अच्छा, और है नंबर 4, improves employees moral. एम्प्लॉय, अगर देखो कंपनीज अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज को काम करने में भी अच्छा लगेगा, एम्प्लॉयज भी काम करने की कोशिश करेगा। एम्प्लॉयज, कंपनी ट्रीट एम्प्लॉय फेयर, देयर मोटिवेशंस एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। अगर एम्प्लॉयज मन लगा के काम करेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो आपका जो आपका जो टर्नओवर है या कैपिटल टर्नओवर है वो फिर बढ़ेगा, और आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स। तो अगर कंपनी में सच्चाई है,
ऑटोमेटिकली द इन्वेस्टर्स विल अट्रैक्ट, वो लगेगा कि पैसा इसमें इन्वेस्ट करे और ज्यादा इन्वेस्ट करे। प्रमोट फेयर कंपटीशन, कंपनीज बाजार में तो कंपटीशन है लेकिन फेयर कंपटीशन रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को बर्बाद करके खुद को आबाद करना, ऐसा नहीं है, फेयर कंपटीशन होगा, कट थ्रोट वाला कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? आप एथिक प्रैक्टिस कर रहे हो, एथिकल प्रैक्टिसेस अगर कर रहे हो और जहां पर मतलब अनफेयर नहीं है, प्रॉपर प्राइस, प्रॉपर फिक्सिंग है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंपटीशन जो है वो फेयर ही होगा, अनफेयर नहीं होगा। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, इस तरह का बिजनेस जो होता है या इस तरह का इंडस्ट्री होता है, इस तरह का कंपनी होता है जो कि बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते हैं, वो फिर लॉन्ग टर्म बिजनेस करता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है बाजार में जो लॉन्ग टर्म बिजनेस कर रहा है, लॉन्ग टर्म। बिफोर इंडिपेंडेंस पार्ले जी, पार्ले जी जो है वो जो कंपनी स्टार्ट किया था, शोले कितना कब आया था शोले, शोले जब आया था, गब्बर सिंह जो था, अमजद खान, उसका एडवर्टाइजमेंट किया था, संजीव कपूर उस बिस्किट का एडवर्टाइजमेंट किया था, उसका पहले वो प्रोडक्ट था। और आज भी भरोसे के साथ, उतना ही विश्वास के साथ, उतना ही ट्रस्ट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर्स उस बिस्किट को अभी तक अपनाए हुए हैं। अभी तक उसका जो प्रोडक्ट है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, प्राइस है, बिल्कुल फिक्स्ड, सेफ है, कोई छेड़खानी नहीं होता है। और देखिए करोड़ का टर्नओवर है पार्ले जी का, बहुत सारा अभी प्रोडक्ट पार्ले जी अभी ला रहे हैं, बहुत सारा वेराइटीज ला रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा वेराइटी, बिस्किट का पैकेज तो चेंज हो गया, बहुत सारा कस्टमर्स का बहुत ज्यादा डिमांड है, और वही टेस्ट है, आप पहले जो खाए थे वही टेस्ट है, बिल्कुल बदला नहीं है, ठीक है। तो ये लॉन्ग सर्वाइवल, कितने साल हो गए, लगभग 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 मतलब 80-85 ईयर्स अभी तक बिजनेस कर रहे हैं, अभी तक उस पार्ले जी बिस्किट का क्रेज है। पार्ले जी का एक और आया था टाइगर बिस्किट, टाइगर, तो टाइगर बिस्किट उतना मार्केट में धूम नहीं मचाया जितना पार्ले जी मचाया है, ठीक है। तो टाइगर बिस्किट तो फिलहाल बंद हो गया है, लेकिन पार्ले जी अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद है प्रोटेक्ट सोसाइटी एंड एनवायरमेंट, और इसी बिजनेस एथिकल की वजह से क्या होता है, सोसाइटीज बचा हुआ है, एनवायरमेंट बचा हुआ है, पोल्यूशन कम हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, हार्मफुल प्रैक्टिसेस समाज में नहीं हो रहा है, सोशल वेलफेयर कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है। तो उसके बाद रिड्यूस रिस्क, व्हाट इज द नेक्स्ट, एथिकल गाइडलाइन हेल्प प्रिवेंट फ्रॉड, करप्शन, कॉन्फ्लिक्ट, रिड्यूसिंग बिजनेस रिस्क, और जिसकी वजह से बिजनेस का जो रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो गया। क्यों? ये प्रिवेंट करता है कि फ्रॉड ना करे, करप्शन ना करे, कॉन्फ्लिक्ट ना करे, रिड्यूसिंग बिजनेस रिस्क, और ये सब नहीं करने की वजह से क्या होता है, बिजनेस का जो रिस्क है बहुत कम हो जाता है ना। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर बिजनेस एथिक्स। नंबर 1, number 4 is improve employee moral, attract investors, promote fair competitions, long term survival, protect safety, society and environment, reducing risk. Next slide, ma'am. Now, what are the principles of business ethics? Business ethics का principles क्या है? The principle of business ethics are the fundamental rules that guide business behavior. They help organizations act responsibly, fairly, and honesty towards all stakeholders. वही जो पहले जो पढ़ाए थे, सेम प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल ही था, ठीक है। तो बिजनेस एथिक्स हमें गाइड करते हैं ताकि हम फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनको फॉलो करें। क्यों? बिकॉज इट गोइंग टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली। अगर फॉलो करते हैं तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, फेयरली कंपटीशन करेगा, ऑनेस्टी टुवर्ड्स कस्टमर रहेगा, एंड ऑल्सो ऑनेस्टी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर। दैट इज वाई दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस होल्डर।
What is called integrity? Honesty and uphold strong moral values in all decision actions. इंटीग्रिटी कहते हैं. इंटीग्रिटी इन अदर सेंस इट इज मीन्स ऑनेस्टी. इंटीग्रिटी का एक और मतलब होता है ऑनेस्टी. ठीक है. तो अगर आप ये प्रिंसिपल्स बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हो, ऑटोमेटिकली द ऑर्गेनाइजेशंस हैव द इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मीन्स द ऑनेस्टी. नेक्स्ट स्लाइड. Transparency. Companies should provide clear, accurate, and complete information to customers, employees, and the public. This is one of the most important and you can say one of the most vital point you have to learn. You have to know. Transparency means openness towards customer and the salesman, towards the customers and towards the organization. Openness. There should the organizations or the businessman or the salesman shouldn't hide, doesn't shouldn't, must not hide anything from the customers. Okay, everything should be fair, open. That is called transparency. Clear communication, accurate and means complete information must be shared with the customers. Next है accountability. Every business must take responsibility for its actions, decisions and their consequences. Accountability मतलब responsibility for its actions, decisions and the consequences. अगर कुछ कुछ भी गलत होता है तो बिजनेस को अपने अपने ऊपर, बिजनेसमैन को या ऑर्गेनाइजेशन को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पड़ेगा. कोई भी अगर गलत एक्शन हो रहा है, कोई भी गलत डिसीजन हो रहा है या कोई भी ऐसा फर्दर कंसिक्वेंसेस हो रहा है तो बिजनेसमैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. बिजनेसमैन हैड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन. अब तुम बोलोगे सर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस ये सब तो दिखता है, लेकिन ये सब जरूरत क्या है? देखिए, जो स्माइल, हमेशा कस्टमर के साथ नॉर्मल बिहेव करना, स्माइल बिहेव करना, ये इतना काफी नहीं होता. आपको लगेगा ही इज वेरी गुड बिहेवियर, लेकिन उतना काम नहीं चलेगा. उसके अलावा इतने सारे हैं, सब कुछ चीजें, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, फेयरनेस है, जो कि आपको कस्टमर के साथ टाइम टू टाइम डील करना पड़ेगा. ठीक है. व्हाट इज फेयरनेस? Businesses should treat all stakeholders, customers, employees, suppliers with equality and justice. हर एक एम्प्लॉयज के साथ, हर एक कस्टमर्स के साथ या फिर हर एक स्टेक होल्डर के साथ आपको इक्वल रिस्पॉन्सिबल, इक्वल फेयर एंड जस्टिस बिहेवियर करना पड़ेगा. ठीक है. दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स. नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स. जो मतलब क्या, डिग्निटी ऑफ स्टेक होल्डर मस्ट बी रिस्पेक्टेड. सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कौन होता है? कस्टमर. दूसरा कौन होता है? सप्लायर. तीसरा कौन होता है? एम्प्लॉइज. चौथा कौन होता है? आपका मैनेजमेंट. ये चार इंपॉर्टेंट पिलर्स है. उसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट पिलर है एम्प्लॉय, स्टेक होल्डर है एम्प्लॉइज. तो क्या है? आप उनको रेस्पेक्ट दीजिए. यू नीड टू पे रेस्पेक्ट टू द योर स्टेक होल्डर्स. Honesty. Businesses should avoid deceptions, false advertising, bribery and fraud. Bribery का मतलब घूस देना. फ्रॉड करना मतलब दो नंबरी करना. ठीक है. और तो ये सब बंद करना चाहिए. डिसेप्शन का मतलब चीटिंग होता है. अनदर वर्ड ऑफ चीटिंग इज डिसेप्शन. फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, गलत रूमर्स फैलाना, गलत इंफॉर्मेशन देना, घूस लेना, फ्रॉड करना, दो नंबरी करना, ये सब अनएथिकल है. अगर इस तरफ से करिएगा तो आप एक ना एक दिन आपको फिर ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा. आज सहारा, जो कि इतना बड़ा बिग एम्पायर खड़ा कर दिया था, बिग एम्पायर, डॉक्टर सुब्रत रॉय, उनके अंडर में था ये डॉक्टर सहारा, वही मालिक था. आज इतना क्यों हो गया कि सुब्रत रॉय मर के भी कर्जा चुका नहीं पा रहा. आज भी शायद कोर्ट में कुछ केसेस था, उनका नाम पे इलीगल एक्शंस अभी भी चल रहा है.
What is the reason behind it? Subrata Roy, when first started his business as a Sahara company, when he started Sahara company, he was very loyal. He was very fair. He was treating every stakeholders with diligently, with openness, with transparency. But as the days goes on, as the time goes on, now Dr. Subrata thought, why not to earn more and more interest. तब उसने वो चीट फंड ओपन किया था, और ये चीट फंड की वजह से वो पूरा बर्बाद हो चुका। बर्बाद का मतलब इतना बर्बाद हो गया कि मर ही गया बेचारा, सुसाइड हो गया। he has not suicide, sorry, उनका शायद जेल में ही उनका मौत हो गया, वो आए ही नहीं, बाहर नहीं आ पाया। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, फेयरनेस के साथ साथ बिजनेस करते 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 ना, पता नहीं कब इंसानों के दिमाग में वो शैतान वाला दिमाग जागृत हो जाता है, जिसकी वजह से हालत नौबत यहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुब्रतो रॉय जो सहारा के मालिक थे, उन्होंने लॉयल्टी तो क्रिएट किया था, लॉयल्टी बनाया भी था, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दिस चिट फंड। जब वो बिजनेस कर रहा था बैंकिंग की तरह, नेक्स्ट मतलब इतना बड़ा वो हो गया था सहारा कि उसको बैंक के साथ कंपेयर किया जा रहा था। ही इज बीइंग कंपेयरिंग, द कंपनी हैज स्टार्टेड बीइंग कंपेयर्ड विद अदर बैंक्स, दैट टू नेशनलाइज्ड बैंक, एंड द कंपनी इज प्रोवाइडिंग लोन, मतलब ऑन ए वेरी रेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब छोटा मोटा सहारा एक बैंक बन गया था। और उस समय जब ये कंपनी खुला था, सहारा कंपनी में काम करना मतलब क्या, उनको लगता है कि मैं बैंक में नौकरी कर रहा हूं। सहारा की कितने फ्लाइट्स थे, सहारा फ्लाइट से ये जितने भी दुबई में मैचेस होता था इंडिया का, सहारा कंपनी यूज टू स्पॉन्सर, सहारा कप उन्हीं के नाम पे बना था। ठीक है, इतना मतलब इतना शोहरत दौलत हासिल करने के बाद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था, जिसकी वजह से सहारा कंपनीज को पूरा मतलब पूरा मिट्टी में मिल गया। सहारा कंपनी में काम करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता था, दैट टू ऑन अ रिटेन टेस्ट बेसिस, बैंक की तरह एग्जाम दिया जाता था, आईबीपीएस एग्जाम होता था सहारा बैंक्स के लिए। मतलब बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा एम्पायर, लेकिन नहीं चल पाया, लॉयल्टीज नहीं था, फ्रॉड केस, 2 नंबरी केस, ये सब करके खत्म होकर गया। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर लॉयल्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप लॉयल हो तो आपको कोई डिगा नहीं सकता, लेकिन अगर आप अनफेथफुल लॉयल हो तो कभी ना कभी आप एक्सपोज हो ही जाओगे इन फ्रंट ऑफ द पीपल, कभी ना कभी। क्यों? गलती छुपता नहीं है। ओके, मिस्टेक रिपे बैक, मिस्टेक्स डजंट रिपे बैक। हाँ सर, वो एक न दिन तो आ ही जाता है सामने। हाँ, वो सामने आएगा, और सहारा के साथ भी यही हुआ। क्या नहीं किया था, सहारा का कप, सहारा एयरलाइंस, सहारा बैंक, सहारा म्यूचुअल फंड, सहारा शेयर्स, बॉन्ड पेपर्स, मतलब एक बड़ा बैंक था, लोन देता था, लोन। कांग्रेस के पीरियड में सहारा ने कितना लोन प्रोवाइड किया था, कितने नेता मंत्री को लोन देता था, मतलब इतना बड़ा ह्यूज एम्पायर था। एग्जाम जब वो लेता था, सहारा का भी क्वेश्चन पेपर आता था, उसमें के लिए भी एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट जाते थे, मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा। लेकिन इन बंडा मुंडा, इन राउरकेला, असली असली वैष्णव जी को, जो मतलब हमारा रेलवे मिनिस्टर है, उनको उतना मतलब नहीं रहेगा। उनको तो जोन वाइज डिवाइड कर दिया गया, उनके अंडर में डीआरएम जीएम बैठा दिया गया है। अब जो भी होगा उनके हिसाब से इंफॉर्मेशन रहेगा। अगर फर्ज करो कि कोई भी इंफॉर्मेशन वहां तक नहीं पहुंच रहा है, बीच में ही कट कर दिया जा रहा है, कैसा होगा? यही सेम चीज उनके साथ भी हुआ था। टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बैठे थे, लेकिन जो ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट पे जो उनके नाम पे पैसा उठाया था, उनके नाम पे पैसा, उनको जानकारी था ही नहीं। आप अगर उनका विकिपीडियाज में उनके बारे में पढ़िएगा तो आपको दुख होगा कि मतलब बिना मतलब के वजह से उनको सब की वजह से, मतलब गलती कोई दूसरा करे, भरपाई वो बेचारा करके गए।
Dr. Subroto Roy. He was a very good, renowned person, literate and qualified person. But because of the management skill, lack of poor management skill, he cannot hold the management properly. He failed to hold the management properly. वो स्ट्रॉन्ग हाथ में एक्शंस नहीं ले पाए. दिस इज द फॉल्ट दैट ही हैज डन. क्या हुआ कि टॉप लेवल मैनेजमेंट वो सबसे टॉप था, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ या फिर हाई लेवल मैनेजमेंट, उनके ऊपर में कोई नहीं था. तो अब क्या हुआ, उनकी अंडर में जो था ना वही तक मैसेज आ रहा था, वो तक नहीं पहुंच रहा. उनको पता ही नहीं है कि मार्केट में उनके नाम पे, उनके कंपनीज के नाम पे इतना सारा लोन पैसा उठा लिया गया. जब उनको मालूम चला तब तक उनके पे केस आ गया. जितने गरीब इंसान थे, मिडिल क्लास फैमिलीज थे, दे ऑल मतलब लॉन्च अ केस अगेंस्ट सुब्रतो रॉय. एंड हु इज द मेन कल्प्रिट? सुब्रतो रॉय. जो पैसा उठाया वो तो लेके भाग गया उनके नाम. अरे मेरा आंखों के सामने कैसे इंसान का हुआ है. आदित्यपुर में एक मैं कभी कभी जब आदित्यपुर जाता हूँ, मेरे एक रिनाउंड दुकानदार है, मैं वहां से कभी कभी राशन लेके आता हूँ. कभी अगर आदित्यपुर चल जाता तो वहां से दाल चावल कभी कभी लेके आता हूँ. वो आदमी भी सहारा करता था. एवरी डे वो एक एजेंट आता था और उससे 200 रुपया करके, वो जो लिखता है ना 200 रुपया डिपोजिट, मतलब जमा कर देना, एक खाता ले उसमें 200 रुपया, इस तरह का बैंकिंग चलता था. घर में बैठे बैंकिंग. और ऐसा करते करते शायद उनके पास 5 साल या 6 साल तक पैसा रखा हुआ. जिस दिन सहारा डूबा वो पूरा पैसा लेके चला गया. अब वो आदमी केस किस पे किया? उस पे नहीं किया, सहारा पे कर. तो बेचारा अकेले मतलब पूरा मतलब पनिशमेंट होगा. और बाकी सब देखो जो सहारा करता था, सब बिंदास जो एजेंट्स था वो सारा मार्केट में घूम रहा है. अभी भी मार्केट में घूम रहा है. दिस इज द थिंग. ओके, तो लॉयल्टी जब तक नहीं रहेगा ना तन्मय, तब तक आप बिजनेस कोई भी कर लीजिए, कोई ना कोई अगर लॉयल्टी आपको डुबाई देगा. लॉयल्टी इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, लॉयल्टी इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग. और वही हुआ डॉक्टर सुब्रतो रॉय के साथ. नेक्स्ट स्लाइड मैम. ये बात तो सर सबके ऊपर तब लागू होना चाहिए ना, मतलब मेरा जैसा आपने कहा लॉयल्टी वाला बात तो. अरे भाई हाँ हाँ सुन, नहीं मेरा बोलने का मतलब है कि जैसे सुब्रतो राय जी, वो एक तरफ से वो लॉयल्टी थे, लेकिन उनके नीचे जो था वो तो सारा करप्ट था. अरे भाई तो जब उनपे केस हो रहा है तो वो डायरेक्ट सुब्रतो रॉय पे केस कर रहे हैं ना. हाँ. मुझे वहां से पैसा नहीं मिला, मैं कैसे अकाउंट्स क्लियर करूं? तुम बात को समझ नहीं, एक तरफा समझाता मैं. जब कोई एजेंट के ऊपर केस हो रहा है, एजेंट किस पे केस कर रहा है? हाँ, एजेंट डायरेक्ट मालिक पे ठोक दे रहा है. मालिक से समझिए. एजेंट क्या कर रहा है? एजेंट केस कर रहा है सुब्रतो रॉय पे, और एजेंट बीच में से निकल के चला जा रहा है. एजेंट बीच में से निकल के चला जा रहा है, केस कर रहा है सुब्रतो रॉय के ऊपर. अब मैंने फर्ज करो मैंने 1 लाख रुपया मार्केट से उठाया, मैंने पैसा नहीं दिया, तो जो जिससे मैंने पैसा लिया उसने मेरे ऊपर केस कर दिया. कोर्ट ने मुझे बुलाया, लोअर डिवीजन कोर्ट में मुझे बुलाया गया. तब लोअर डिवीजन कोर्ट को मैंने प्रूफ दिया, डॉक्यूमेंट्स दिया कि सर देखिए मैंने पैसा उठाया है इनके बेसिस पे, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में, और जितना इन्होंने कहा था उन्हीं के बेसिस पे मैंने पैसा उठाया. ठीक है, अब यहां से अगर मुझे पैसा नहीं मिल रहा है तो हाउ कैन आई प्रोवाइड दैट? अब तुम जो मेरे पर केस कर रहा है, मैं वो तो जबरदस्त वो भी तो नहीं कर पाएगा ना. क्यों? मतलब वकील जो है उनको भी बोलेगा कि आप जानबूझ के, जब जानते थे, आप लालच में आके क्यों किए? तो आप भी इक्वली दोषी है, तो आपको भी जेल में डालेंगे. तो इसलिए डर के मारे कोई उतना केस करता भी नहीं था एजेंट की वजह से, और एजेंट पूरा निकल जाता था. हालांकि एजेंट ही पैसा खाया है. दिस इज द मतलब इतना बड़ा सिचुएशन था. इसलिए सहारा केस को ना सबसे बड़ा ऐतिहासिक केस माना जाता है. फ्रॉड चीट केस में अगर कोई नाम आएगा तो सहारा को सबसे पहले रखा जाता है. ऐतिहासिक हो गया, मतलब वो इतिहास में दर्ज हो गया. इस तरह का केस सपने में नहीं सोचा होगा कोई, है ना. दिस इज कॉल्ड. नेक्स्ट है विजय माल्या का केस से भी बड़ा हो गया, मतलब सारा केस. विजय माल्या केस कुछ केस है ही नहीं. उसको ला नहीं रहा है, उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है. उसको अगर लाएगा, उसको अगर डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये तो बेचारा जीता जागता, इन्होंने हालांकि इन्होंने प्रॉमिस भी किया था that I will going to repay back all the monies that I have been taken. My agents have taken from the
लोअर लेवल कस्टमर्स और फ्रॉम द विलेजर्स, और कुछ करोड़ों रुपया उन्होंने रिफंड भी किया था, पहुंचा भी था, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग था, एक अमाउंट रिमेनिंग था, वो उनको देते देते सब कुछ बेच दिया था ना। पैसा को रिफंड करने के लिए उन्होंने सहारा एयरलाइंस बेच दिया। अपना जो सहारा कप होता था इंडिया में, देख अभी नहीं होता है, सहारा कप होता था 1996 में, सहारा कप वो भी बंद करवा दिया। ठीक है, शारजा कप जो होता था उसमें भी फाइनेंस होता था, वो सारा शेयर फेयर सब बिक्री, घर द्वार सब बेच के मैक्स मतलब 40-50% पैसा उन्होंने क्लियर कर दिया था। रिमेनिंग 60% उनके पास था ही नहीं, कुछ और कुछ था नहीं अपना सिवा अपने मतलब अब सुब्रतो रॉय और सुब्रतो रॉय के नाम और उनका बॉडी छोड़ के और कुछ बचा नहीं, सब कुछ बेच के इतना पैसा क्लियर कर दिया। फिर भी उनको बेल नहीं मिला था, फिर भी बेल नहीं मिला था। क्यों? जैसा ही बेल मिलता वैसा ही एक और कोई लोअर डिवीजन कोर्ट से एक और केस आ जाता, फिर उनको डाल दिया था, वो निकल नहीं पाए बेचारा। ये इतिहास बन गया। एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है? कंपनीज मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट बाय reducing pollution and using resources responsibly। एनवायरमेंटल मतलब होता है कंपनीज जो जो बिजनेस कर रहा है, कैसे भी बिजनेस कर रहा है, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वट एवर द बिजनेस द कंपनीज आर डूइंग, दे शुड लुक आफ्टर द एनवायरमेंट, दे शुड लुक फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। क्योंकि एनवायरमेंट को अगर आप पॉल्यूट करके कर रहे हो, फिर आपको आपके कंपनीज को दोनों को ताला लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट है कमिटमेंट टू क्वालिटीज। whatever the qualities you should provide it with proper expectation, with proper good qualities towards the customers। जो भी क्वालिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, प्रॉपर क्वालिटी होना चाहिए, कस्टमर को एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए कि मैं जो भी खरीद रहा हूं आपके कंपनीज के प्रोडक्ट, वो अच्छा होना चाहिए। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। कितने तरह के बिजनेस एथिक्स होते हैं? पहला है पर्सनल एथिक्स, दूसरा है प्रोफेशनल एथिक्स, तीसरा है कॉर्पोरेट एथिक्स। व्हाट इज पर्सनल एथिक्स? दीज आर द moral values and principles followed by individuals in a business। Example: honesty, respectful, trustfulness, sincerity। ठीक है, these are called personal ethics। Now what is professional ethics? Rules and standard expected from people in specific profession। रूल्स, कुछ स्टैंडर्ड जो कि आपके एम्प्लॉयज से, कंपनीज के एम्प्लॉयज से, या फिर आप जो प्रोफेशन में काम कर रहे हो उस प्रोफेशन के हिसाब से आप जो नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करते हो, कस्टमर को आप सर्विस दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल एथिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, ये सब एथिक्स है। एक टीचर का एथिक्स है, रिस्पॉन्सिबल है कि मैं स्टूडेंट को सही जानकारी दूं, सही ज्ञान दूं, सही नॉलेज दिखाऊं, और यही नहीं मैं उनको सही मार्ग दिखाऊं। ये हमारा एथिक्स है। टीचर्स का भी एथिक्स होता है, प्रिंसिपल्स का भी एथिक्स होता है, सॉरी डॉक्टर्स का भी एथिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद उस लॉयर का भी एथिक्स होता है, एक पुलिसमैन का एथिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद है corporate ethics। What is corporate ethics? Ethical guidelines followed at the organizational level। Example: company policies, code of conduct, anti-corporation rules। These are corporate ethics। For example, which follow the organizational level। Corporate का मतलब क्या होता है? Corporate level का मतलब होता है कंपनी लेवल। कंपनी लेवल का जो ethics होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। क्यों? उस पर बहुत सारा पॉलिसीज है, कोड ऑफ कंडक्ट है, एंटी करप्शन रूल है, ये सारा कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हो तब। दीज आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अच्छा, चौथा नंबर है वर्क प्लेस एथिक। क्या है? एथिकल बिहेवियर विदिन द नॉलेज, ethical behavior within the
workplace environment, example fair treatment of employees, non-discriminations, avoiding misuse of company resources. These are workplace ethics. Environmental ethics क्या है, पहले भी बताया था, environment को प्रोटेक्ट करना, सस्टेनेबल प्रैक्टिस करना, वेस्ट मैनेजमेंट को जितना कम हो सके वेस्ट को मटेरियल्स को रिसाइकल करना, ठीक है। उसके बाद डाटा एंड प्राइवेसी एथिक्स क्या है, एथिकल हैंडलिंग ऑफ पर्सनल एंड कंपनी डाटा। जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी का डाटा किसी भी दूसरे कंपनी के साथ शेयर मत कीजिए। कोई भी कंपनीज का इंफॉर्मेशन, कस्टमर का इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनीज के साथ कुछ चंद पैसों के लिए शेयर मत कीजिए। दिस इज कॉल्ड डेटा एंड प्राइवेसी एथिक्स। लास्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग एथिक्स, एथिकल प्रैक्टिसेस इन एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड प्रमोशन, ठीक है। एग्जाम्पल ट्रूथफुल एडवर्टाइजमेंट, अवॉइडिंग मिसलीडिंग क्लेम्स। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट, अच्छा और है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एथिक्स, टेक्नोलॉजी एथिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स। Ethical management of financial records and accounts, examples such as transparency in financial statement, okay। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एथिक्स, जैसे टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल्स कौन से कंपनी यूज करते हैं, एआई, साइबर सिक्योरिटी, कॉपीराइट। इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स, ethical standard followed while doing business across countries, following foreign laws, respecting cultural differences. These are international business ethics. Next slide, ma'am. What are the ethical issues in business? Ethical issues in business refer to problems or situations where a company's actions may be unfair, dishonest, illegal, or harmful to stakeholders such as customer, employees, or society or environment. क्या क्या एथिकल इशू हो सकता है बिजनेस में? इलीगल, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, करप्शन, ये सारा एथिकल इश्यूज होता है एक बिजनेस में। पहला है ब्राइब एंड करप्शन, घूस लेना, करप्शन करना, पैसा देना, पैसे देके एक्सपायरी मेडिसिन या एक्सपायरी प्रोडक्ट को मार्केट में चला देना घूस देके, ठीक है। या फिर अपने ऑफिस को ब्राइब देना ताकि मेरा प्रोडक्शन या जो मेरा कंपनी का माल है उसे आप चला दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड, दिस आर ब्राइब एंड करप्शन। एडवर्टाइजमेंट मिसलीड करना, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करके मिसलीड करना, क्लेम करना कि मेरा दवाइया या मेरा प्रोडक्ट सबसे बेहतर है लेकिन अल्टीमेटली वो रॉन्ग प्रोडक्ट है। अनफेयर प्राइसेस, एक्सेसिव प्राइस बढ़ा देना, ब्लैक मार्केटिंग करना, प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना, ठीक है। दिस ऑल आर कम्स अंडर अनफेयर प्राइसिंग। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जेंडर, कास्ट, रिलीजन, एज और डिसेबिलिटीज। कोई लड़की है तो उसको ज्यादा भाव देना, कोई जेंट्स है तो उसको कम भाव देना, कोई मुसलमान है तो उनको कम ये करना, कोई दूसरे कास्ट का है तो उनको थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देना। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशंस एंड इट शुड नीड टू बी स्टॉप्ड। इनको बंद करना चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एक्सप्लॉयटेशंस मतलब एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉयट करना, पैसा टाइम टू टाइम नहीं देना, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करवाना, अनसेफ वर्किंग कंडीशन और चाइल्ड लेबर, ठीक है। मिसयूज ऑफ कंपनी रिसोर्सेस, कंपनी के रिसोर्सेस को मिसयूज करना, पैसे को मिसयूज करना। जैसे कंपनी आपको गाड़ी दिया है, कंपनी का गाड़ी है, आप उसमें बैठ के सिर्फ कंपनी आएंगे, लेकिन बहुत जन होता है उसी गाड़ी को परिवार को लेकर घूमने चला जाता है। आई हैव सीन स्पेशली विद द employees working in government sector, when the officers of working in the government sector, they are provided with lot of facilities, water, lot of amount of money, and also they are also having a car, personal car that is been government, okay. Now the personal car, the car which has been provided by the government, they have a very strict instruction that you need to come with this car to the office only.
never ever you can go except to your office. But and the fuel is also been filled by the what you can say the government. But some मतलब क्या dishonest officers are there who privately using their government properties. First, who privately, very privately and secretly they are using the government properties. बहुत जन होता है कि अपने घर में अपना जो बड़ा मकान है उसको वहीं पर रहते हैं और जो गवर्नमेंट वाला मकान है उसको भाड़े पे दे देते हैं. है ऐसा, बहुत सारा है ऐसा. ठीक है. सो ये सब जो है मिसयूज होता है कंपनी का रिसोर्सेस को. नेक्स्ट स्लाइड मैम. वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी मतलब क्या, कंपनी आप छोड़ रहे हो, आप कंपनीज के जो भी नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो दूसरे को बता देना. फाइनेंशियल फ्रॉड करना, अभी जो मैंने सुब्रतो रॉय का एग्जांपल दिया वो सेम है. एनवायरमेंट को पोल्यूट करना. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब कस्टमर के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में या फिर एम्प्लॉयज के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहना. प्रोडक्ट सेफ्टी यूजेस, हार्मफुल डिवाइस सेल करना, अनसेफ प्रोडक्ट सेल करना. These all are ethical issues in business. ठीक है. नेक्स्ट क्या है मैम? अच्छा, कल हम लोग CSR स्टार्ट करेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. मैं कस्टमर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला था.